अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। पंजाब टेक्स्ट बुक 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट 8 केमिकल रिएक्टिविटी एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे इस वीडियो में। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सके वो हम कवर करेंगे इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें आपने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बतानी है। अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट मींस इसमें आप कंपैरिजन करेंगे, जिसमें आप इसकी सिमिलैरिटीज़ अगर हैं तो वो भी लिख सकते हैं और डिफरेंसेस जो हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास पेज नंबर 143 पे भी कुछ पॉइंट्स हैं और इसके अलावा कुछ मैंने बीच में और भी ऐड किए हैं, तो आप यहाँ पे इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से कंपेयर और कंट्रास्ट या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ का अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप इस तरह से टेबल बनाएंगे। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल की हेडिंग आएगी। फर्स्ट जो पॉइंट है कंपैरिजन का वो है अपीयरेंस। अल्कली मेटल्स दे आर यूजुअली सॉफ्ट मेटल्स, ये यूजुअली सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो इनसे कंपैरेटिवली, अल्कली मेटल से अगर हम कंपैरिजन करें इनका, तो ये कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं। मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी जो है ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम मेटल्स को शीट्स और वाइट्स में इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी दो यहाँ पे ये हेडिंग आएगी। मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी आपने ये दोनों वर्ड्स डालने। ठीक है, सो दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल्सो मेलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिविटी। अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्कलाइन दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों में ये आपके पास कंडक्टिविटी का की प्रॉपर्टी होती है। देन है अक्रेंस। अल्कली मेटल्स जो हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ज़्यादातर कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये फ्री फॉर्म में आपको नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्शन जब हो जाता है तो कंबाइंड फॉर्म में कोई कंपाउंड या केमिकल बना लेते हैं। सो दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। Alkaline earth metals are also fairly reactive and also occur in combined form। ये भी reactive होते हैं, ये भी combined form में पाए जाते हैं। Next है electropositivity। Alkali metals are highly electropositive। Their ionization energy range from 520 to 376। ये highly electropositive होते हैं, मीन्स के ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं, और ईजिली इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करते हैं तो इनको इतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती। जबकि इनसे कंपैरेटिवली अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखा जाए तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इनके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। इट रेंजेस फ्रॉम 1757 किलो जूल पर मोल टू 965 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है केटाइंस फॉर्मेशन। अल्कली मेटल जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो ये भी केटाइन बनाते हैं और इनका चार्ज +2 होता है। एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूँ तो सोडियम अल्कली मेटल की एग्जांपल है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, Na+1। और मैग्नीशियम कैल्शियम जो है ये इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करते हैं तो इनके जो चार्ज है वो Mg+2 Ca+2 चार्ज होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये कंपैरिजन का आपकी बुक में ये टेबल भी बना हुआ है अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स का, जिसमें ज़्यादातर इनके रिएक्शंस को कंपेयर किया हुआ है। सो उनमें से आप कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके पास जो मेंशन किया वो है नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्शन विद नाइट्रोजन दे डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स डायरेक्टली। अल्कली मेटल जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ नहीं रिएक्ट करते, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनको जब हीट किया जाता है नाइट्रोजन के साथ तो ये स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं। तो ये इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। इसी तरह से कार्बन के साथ भी डायरेक्टली अल्कली मेटल रिएक्ट नहीं करते, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये इनको अगर हीट किया जाए तो ये रिएक्ट करके स्टेबल कार्बाइड्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल भी मेंशन है। अच्छा, आपने कितने पॉइंट्स लिखने हैं ये आपने देखना है अपने क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली। मार्क्स जितने होंगे, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 8 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कम मार्क्स बन दें तो आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 6 पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द इनर्ट करेक्टर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। आपने इनर्ट करेक्टर सिल्वर और गोल्ड का जो है इनर्ट करेक्टर वो एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। इनर्ट करेक्टर मींस के ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं कर पाते, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह एक्सप्लेन करनी है। सो इनर्ट करेक्टर ऑफ सिल्वर है पहले,
ये आपकी बुक में भी पेज नंबर 144 से 145 तक एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले आ जाएंगे इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सिल्वर की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसका अपने कलर, कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लाइट रिफ्लेक्टर है, रिएक्टिविटी इसकी क्या है, ये सब बतानी है। सो कलर इसका वाइट लस्ट्रियस होता है और ये एक मेटल है, और ये गुड कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का है। इट इज़ हाईली डक्टाइल एंड मलेबल। आपने देखे होंगे बहुत से सिल्वर की ज्वेलरी भी बनाई जाती है, सो इसको इजीली शीट्स और वाइट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इट इज़ हाईली डक्टाइल एंड मलेबल। लाइट रिफ्लेक्टर होता है, इसकी सरफेस को पॉलिश किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। रिएक्टिविटी, इट फॉर्म अगर हम देखें तो इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड ऑन इट्स सरफेस विच मेक्स इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव। ऑक्सीजन या सल्फर के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड या सल्फाइड की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता और ये अनरिएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एयर जो है वो इसको अफेक्ट नहीं करता, बट इट टार्निशेस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन अगर एयर में कोई सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सल्फर की बात नहीं हो रही बल्कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, लाइक अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एयर में प्रेजेंट है या इसके सराउंडिंग में, तो इट टार्निश मीन्स इसकी चमक ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसके बाद आप इसकी यूजेस, फिर इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको फिर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो यूजेस यहाँ पे आप एक दो तीन बल्कि पॉइंट्स मेंशन है वो आपने लिखने हैं कि बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल इट इज़ रेयरली यूज्ड एज सच। क्योंकि एक सॉफ्ट मेटल है, इसको प्योर फॉर्म में नहीं इस्तेमाल किया जाता बल्कि इसको अलॉय की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अलॉय क्या होता है? दो मेटल्स की कम्बिनेशन। अलॉय ऑफ सिल्वर विद कॉपर आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स आपने देखे होंगे, सिल्वर वेयर होते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह ये यूज़ किए जाते हैं इन सिल्वर को इसमें बनाने के लिए। ऑर्नामेंट्स मीन्स के डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स, डेंटल प्रिपरेशंस में भी यूज़ किया जाता है। सिल्वर हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मिरर इंडस्ट्री। मिरर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको जो मिरर आप यूज़ करते हैं, इसके पीछे जो ये क्या होता है, एक ग्लास ही होता है, सिंपल ग्लास होता है, इसके पीछे सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है, तो इससे क्या होता है कि एक आपको फिर आप अपनी इमेजेस में देख सकते हैं। सो मिरर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। देन है इनर्ट करेक्टर ऑफ गोल्ड। इसमें अपने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ गोल्ड की बतानी है। कलर इसका येलो सॉफ्ट मेटल होता है, ये भी हाईली मेलेबल और डक्टाइल होता है, शीट्स और वायर में कन्वर्ट कर दिया इजीली किया जा सकता है। और ये बहुत नॉन रिएक्टिव या होता है। नॉन रिएक्टिव को हम इनर्ट वर्ड यूज़ करते हैं नॉन रिएक्टिव के लिए। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर एंड बाय एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस। क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है तो इस पर ना तो किसी एसिड या फिर बेस का रिएक्शन होता है। यूजेस, इनर्टनेस की वजह से इसको ऑर्नामेंटल मेटल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको प्योर फॉर्म में नहीं यूज़ किया जाता है। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह भी यूज़ करते हैं तो वो प्योर गोल्ड का नहीं बना होता है, बल्कि उसमें अलॉय यूज़ किया जाता है। इसको एज एन अलॉय यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ थोड़ी बहुत आप जैसे कहते हैं मिलावट की जाती है, तो वो मिलावट क्या होती है, वो दूसरे मेटल्स को ऐड किया जाता है गोल्ड के साथ, ठीक है। तो प्योर गोल्ड की फॉर्म में इसको नहीं यूज़ किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई केटाइन्स आर स्मॉलर एंड एनाइन्स आर बिगर इन साइज देन देयर रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम्स। केटाइन्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पॉजिटिव चार्ज जो आता है इसको कैटाइन कहते हैं। और एनाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज आयन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो तब बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि केटाइन्स स्मॉलर क्यों होता है और एनाइन्स बिगर साइज में क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू देयर न्यूट्रल एटम्स। न्यूट्रल एटम इसके इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करने से पहले जो एटम्स होते हैं उससे कंपैरेटिवली। सो आंसर, ये इसका आंसर आपकी बुक में नहीं मेंशन, इसको आपने एज इट इज उतारना है। स्मॉलर केटाइन्स, पॉजिटिव आइन और केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन इट्स न्यूट्रल एटम, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो ये अब इसकी रीज़न क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। मोस्टली न्यूट्रल एटम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स। न्यूट्रल एटम्स में क्या होती हैं, उनकी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वैलेंस शेल्स में या आउटर मोस्ट जो इनके शेल्स होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इनका नंबर इक्वल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल रहता है। अब फिर क्या होता है कि सेकेंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज एन इम्बैलेंस इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या हुआ कि नेगेटिव आयन इसके कम हो गए, जिसकी वजह से इसकी पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे। जब पॉजिटिव आयन बढ़ेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज a result न्यूक्लियर चार्ज increases, remaining electrons are strongly attracted towards the nucleus and the size decreases। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ गया एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन का चार्ज भी बढ़ गया। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्लस चार्ज जब बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स सराउंडिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो शेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज़ छोटा हो जाता है। जबकि एनाइन की केस में इसका ऑपोजिट होगा। लार्ज साइज एनाइंस की रीज़न क्या होती है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जबकि प्रोटॉन जो है वो सेम रिमेन सेम। प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उससे उनके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होंगे तो रिपल्सिव फोर्सेज जो होती हैं इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ड्यू टू इट्स शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से शेल्स एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर होना शुरू हो जाएंगे। जब न्यूक्लियस से दूर होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका साइज जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हम करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो